हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी धू अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय 2 एनसीईआरटी क्लास 10, जिसमें आज पढ़ाने जा रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल अम्ल सबसे पहले अम्ल क्या होता है? अम्ल एसिड। ये स्वाद खट्टे होते हैं इसके। ये नीले एटम्स को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और ये एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये कुछ प्रबल अम्ल के बारे में, जैसे कि HCl H2SO4 HNO3। दुर्बल अम्ल ये होता है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और SCH3COOH। ऐसे कुछ शांत अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। ऐसे ही क्षारक, ये तो अम्ल की विशेषता थी। अब क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लिटमस को नीले में बदल देते हैं, लाल लिटमस को। ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। प्रबल क्षारक NaOH, KOH, CaOH होता है। दुर्बल क्षारक NH4OH होता है। क्षार, अब क्षार के बारे में जानते हैं। कहते जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH2। और लवण के बारे में, जैसे लवण क्या है? तो लवण जिसको साल्ट बोलते हैं। लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण NaCl, KCl। सूचक इंडिकेटर, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक मात्र ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया पौधे के फूल, हल्दी। अब कृत्रिम सूचक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होता है, मिथिल, ऑरेंज, फिनॉल, फिलेथीन। गंधीय सूचक में इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, जैसे प्याज, लौंग, तेल। अब जैसे कि सूचक और रंग परिवर्तन के साथ, गंध में परिवर्तन क्षार के साथ, जिसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। जैसे प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक में लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, जो कि रंग में परिवर्तन होता है अम्ल में डालने पर, और क्षार में डालने पर ऐसे रंग में परिवर्तन होता है। कृत्रिम सूचक है फिनॉल, फ्लेथिन, मेथिल, ऑरेंज। इसको जब अम्ल में डालेंगे तो ऐसे रंग होगा और क्षार में डालेंगे तो ऐसे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। गंधीय सूचक में प्याज का रस, वेनिला, लौंग। इसको जब अम्ल में डालेंगे तो ऐसी रंग आएगी और क्षार में डालेंगे तो ऐसी रंग आएगी। अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण, अगर धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ यदि करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है, और क्षारक के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन। क्षार प्लस धातु करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है, और अम्ल प्लस धातु करवाते हैं तब भी लवण प्लस हाइड्रोजन ही बनता है। जैसे कि पॉप टेस्ट क्या होता है, तो आइए पॉप टेस्ट के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकांडली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं, जो हाइड्रोजन है या नहीं। अगला है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रियाएं। तो अम्ल के साथ और क्षार के साथ, यदि अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट को करवाते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है, और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। मैं से दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट को करते हैं तो अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। अब ऐसे चूने के पानी का टेस्ट, चूने के पानी का टेस्ट करते यदि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। COH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O यानी सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है। यानी अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल CaHCO3 जल में घुलनशील है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रियाएं। अम्ल प्लस क्षारक को लवण प्लस जल यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल द्वारा क्षारक का अपेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे NaOH इक्वेशन HCl NaCl प्लस H2O। यानी प्रबल अम्ल को जब दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसे कंडीशन जैसे दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ करते हैं तो ये प्राप्त होते हैं, और प्रबल अम्ल को प्रबल क्षारक के साथ करते हैं उदासीनी लवण प्लस जल बनता है। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक के साथ करते हैं तो उदासीनी लवण प्लस जल बनता है। ऐसे ही चलिए आइए जानते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यानी कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे CuO, MgO।
आगे देखते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, यानी अधात्विक ऑक्साइड के जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इन H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH H2O Na+OH- आयन। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, याद रखना। दूसरा है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा छिपी होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए हमेशा जल में ही अम्ल मिलाएं, ना कि अम्ल में जल मिलाएं। अम्ल को जल में डालने से मिश्रित अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। जैसे अम्ल प्लस धातु, तो अम्ल प्लस धातु को जब विक्रिया कराते हैं लवण प्लस H2 यानी धातु के साथ, लवण प्लस जल तथा धात्विक ऑक्साइड के साथ यानी अम्ल की अभिक्रिया। तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल, तो क्षारक के साथ लवण प्लस जल यानी धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो लवण H2 प्लस धातु के साथ लवण प्लस जल अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। अम्ल के साथ लवण प्लस जल, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो अम्लों व क्षारकों में समानताएं, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- आयन प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। जैसे कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता के बारे में जानते हैं। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। इन किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इन सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको बोलते हैं। तो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच में पी है जो पुषांश यानी पॉइंटेज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच बराबर 7 हो तो विलयन समझेंगे उदासीन है। पीएच लेस देन 7 हो तो अम्लीय है। पीएच ग्रेटर देन 7 हो तो क्षारीय विलयन है। यानी यह स्केल पे जो है 0 से लेकर के 14 तक पीएच ज्ञात करने के उपयोग में लाया जाता है। 0 से 14 तक उस पर प्रयास रहता है। यदि जैसे कि यहाँ पे दुर्बल अम्ल योग्य और प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3 अब H+ आयन की मात्रा दुर्बल क्षार प्रबल क्षार के ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से नीचे दिए गए हैं। जैसे कि ये दुर्बल क्षार हो गया NaOH NH4OH, प्रबल क्षार हो गया NaOH KOH COH आयन मात्रा में निकलती है। बढ़ती हुई अम्लीय मात्रा मान लेते हैं एक पीएच स्केल है ये। अब यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक इंगित है। यानी बीच वाला 7 जो कि उदासीन होता है। इधर जाएगी जितना बढ़ते उतनी क्षार की प्रकृति बढ़ेगी और जितना इधर घटते जाएगी उतनी बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति दर्शाएगी। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में जानते हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कहता हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच मान, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। इसके साथ जानेंगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारा उदर स्टोमैक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। जैसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीते हैं। पीएच परिवर्तन, इन पीएच परिवर्तन के कारण दंत का क्षय, दांतों पर क्या प्रभाव होता है। कहता मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये दांतों का एक इनेमेल जिसको हम दंत बिलक बोलते हैं
कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दांत मंजन का उपयोग करने से अम्ल का अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिससे हमारे दांतों क्षय होने से बच सकता है। तो इसका पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है और डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। यानी नेटल के डंक वाले बाल में से नाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। अब इसी तरह आगे जानेंगे हम लवणों का पीएच। तो प्रबल अम्ल को जब प्रबल क्षारक के साथ करते हैं तो उदासीन लवण बनता है, जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। जब प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्लीय लवण बनता है, जो पीएच <7 होता है। और प्रबल अम्ल जब दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं प्रबल क्षारक को दुर्बल अम्ल के साथ, तो क्षारकीय लवण यानी पीएच <7 से बड़ा। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, व्यंजक चूर्ण CaCO, बेकिंग सोडा NaCO3, धोने की सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इसमें जितने की फॉर्मूला नीचे दिया गया सारा का, इस सारे को नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प और मददगार साबित हो सकता है। तो ये एक एक करके जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसका सूत्र होता है NaOH। अब जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH। तो सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे 2NaCl को जब 2H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस, कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, मॉडग्रीन, क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता PVC CFC में, और HCl हाइड्रोक्लोरिक इस्पात की सफाई औषधियों में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन में, कागज बनाने के लिए, और क्लोरीन प्लस NaOH को व्यंजक चूर्ण, घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे दूसरा है व्यंजक चूर्ण। दोस्तों का सूक्ष्म बुझे हुए चूना जिसे COH2 बोलते हैं, क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इन सूक्ष्म बुझे हुए चूना को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो व्यंजक चूर्ण COCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। तीसरा बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NHCO3 बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम NaCO3 को जब हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2CO2 निकलता है। यानी उपयोग इसका होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। यानी इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संगठन है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अगला है 4 नंबर में धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। अब सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। जैसे सोडियम NaCO3 को 10H2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2CO3 × 10H2। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इस जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ इसका फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखनी है। अगर जिप्सम को जब 373 K पर गर्म करने पर वो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अद्रहाइड्रेट, POP बनाता है। यानी ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर वो पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। यानी CaSO4 × ½ प्लस हाफ 1/2 H2O CaSO4 × 2H2 यानी ये जिप्सम बनता है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है।
क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे CuSO4 इंटू 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं, यानी NaCO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। CSO4 इंटू 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। दोस्तों इस तरह से अम्ल क्षारक एवं लवण का जो चैप्टर था, ये टॉपिक्स अम्ल क्षारक एवं लवण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने इसमें कवर कर लिए। रही बात आप लोग जितने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से इसको समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतनी समझ में आएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखें और इसमें जो बताए हुए तो उसको समझने की कोशिश करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन क्लिक जरूर करें ताकि इस तरह की नई वीडियो जब डालेंगे तो इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।